सुंदर कस्बे में एक बेहद महंगा लेक हाउस पुलिस से घिरा हुआ था। करोड़ों की कीमत वाला घर, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। IRS यानी अमेरिका की टैक्स एजेंसी के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स ने अचानक इस बंगले पर रेड मार दी। बाहर सब शांत था, लेकिन घर के अंदर बाथरूम के कोने में रखी एक अलमारी में कंबलों के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जिसने सबको चौंका दिया। वहां एक पुराना सीटोज पॉपकॉर्न का टिन रखा था और उसके अंदर छुपा था एक छोटा सा कंप्यूटर, बिल्कुल मामूली दिखने वाला, लेकिन इस कंप्यूटर में छिपे थे 3 करोड़ 34 लाख डॉलर के बिटकॉइन। ये बिटकॉइन जिमी जोंग नाम के एक लड़के के थे। उसने ये बिटकॉइन करीब 10 साल पहले हासिल किए थे और ख़ास बात यह थी कि जिस इंसान से उसने ये लिए उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उल्टा जिमी को शुक्रिया बोला और इनाम में और बिटकॉइन भेज दिए। ना कोई केस, ना कोई पूछताछ। तो सवाल ये उठता है, फिर इतनी सालों बाद अचानक छापा क्यों पड़ा? असल में जिम्मी अपनी ज़िंदगी बाद में खुलकर जीने लगा था। पैसे उड़ाना, पार्टी करना, लड़कियों को इम्प्रेस करना, बस यही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसने सरकार का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। और उसी एक गलती की वजह से अमेरिका की सरकार को उसकी छुपाई हुई करोड़ों की दौलत तक पहुंच मिल गई। ये कहानी है जिमी जोंग की, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ करके भी बच सकता था, लेकिन बच नहीं पाया। जिमी कभी भी स्कूल में कूल या पॉपुलर नहीं रहा। वो एक एशियन बच्चा था जो जॉर्जिया के कोब काउंटी जैसे इलाके में 90 के दशक में बड़ा हो रहा था, और ये दौर उसके लिए आसान नहीं था। बचपन में बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बुली करते थे, क्योंकि वो मोटा था, थोड़ा अलग दिखता था और उनके नज़रिए से अजीब भी। जिमी खुद कहता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन वो था जब एक फुटबॉल मैच के दौरान उसके दोस्तों ने सबके सामने उसकी पैंट खींच दी। उस दिन वो अंदर से टूट गया था, जैसे अब वो इंसान नहीं रहा, बस कोई चीज़ बनकर रह गया हो। और उस वक्त उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं थे। जिमी के माता पिता चीन से अमेरिका आए पहले जनरेशन के इमिग्रेंट थे। उन्होंने यहाँ नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ। उसकी माँ हॉस्पिटल में रात की शिफ्ट में नर्स की नौकरी करती थी। जिमी कहता है वो हमेशा थकी हुई होती थी, बस सोती रहती थी। और उसके पापा, उन्हें कभी कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली, कभी सस्ता सामान लाकर बेचने की कोशिश करते और ज़्यादातर समय घर के बेसमेंट में अकेले पड़े रहते। मिडिल स्कूल तक आते आते जिमी के माँ बाप का तलाक हो गया और फिर जो थोड़ी बहुत परिवार जैसी चीज़ बची थी वो भी खत्म हो गई। जिम्मी के लिए ये सब बहुत भारी था। उसे किसी अपने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। जिमी का बचपन भले ही अकेलापन और तन्हाई से भरा था, लेकिन एक जगह थी जहां उसे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था। वो जगह थी उसके घर की ऊपरी मंजिल का छोटा सा कमरा। वहीं पर उसका कंप्यूटर रखा था और वहीं बैठकर वो घंटों घंटों तक उस स्क्रीन में खोया रहता। वो पुराना कंप्यूटर जिमी के लिए बस एक मशीन नहीं था, वो उसकी दुनिया से बाहर जाने वाली खिड़की था। एक ऐसी दुनिया जो हकीकत से बिल्कुल अलग थी, जहां उसे कोई ताने नहीं मारता था, कोई पैंट नहीं खींचता था, कोई अकेला नहीं छोड़ता था। हर दिन जिमी उस कंप्यूटर को ऑन करता और उसमें खो जाता। मिडिल स्कूल तक आते आते उसने खुद से ही कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली थी। बाद में जिमी ने खुद कहा था, उस कंप्यूटर ने मुझे एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोचने दिया जो शायद कभी मेरी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन उसे तब क्या पता था कि यही कंप्यूटर, यही डिजिटल दुनिया एक दिन उसे करोड़पति बना देगी। स्कूल में जिमी शांत और होशियार माना जाता था। जब बच्चे उसे चिढ़ाते या उस पर हंसते तो वो किसी किताब में या मैथ प्रॉब्लम में खुद को छुपा लेता। उसे लगता अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो शायद ये सब रुक जाएगा। और सच कहें तो वो वाकई में बहुत तेज दिमाग का था। 2008 में जिमी ने सेंट्रल ग्विनेट स्कूल से ग्रेजुएशन किया और उसका एसएटी स्कोर लगभग परफेक्ट आया। उसे जॉर्जिया की सबसे बड़ी होप स्कॉलरशिप मिल गई। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा था। उसे लगा शायद अब उसके माँ बाप को उस पर गर्व होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुछ खास कहा ही नहीं। 18 की उम्र में जिमी ने अपना सामान उठाया, घर से 1 घंटे दूर जाकर रहने लगा और फिर कभी अपने माता पिता से बात नहीं की। यूनिवर्सिटी में उसके लिए एक नई जिंदगी शुरू हुई। बाद में उसने कहा था, असल जिंदगी तो अब जाकर शुरू हुई है। जिमी के बारे में एक चीज़ जानना ज़रूरी है। उसे शराब बहुत पसंद थी, लेकिन पैसे कम थे। हालात टाइट थे, लेकिन फिर किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया। 2009 की शुरुआत थी। क्रिसमस ब्रेक के बाद का टाइम चल रहा था। जिमी एक प्रोग्रामिंग फोरम पर कुछ ब्राउज कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजीब से पोस्ट पर पड़ी। उसमें लिखा था एक नए डिजिटल करेंसी के बारे में। नाम था बिटकॉइन। जिमी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग में पहले से अच्छा था, तो उसने तुरंत ध्यान दिया और अपने लैपटॉप पर खुद ही बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दी। वो हर दिन सैकड़ों बिटकॉइन कमाने लगा।
लेकिन उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं थी। इतनी कम वैल्यू थी कि किसी ने 5,000 बिटकॉइन सिर्फ $5 में बेच दिए थे। इतने में तो एक बियर का क्रेट भी नहीं आता। जिमी को भी लगा ये सब बेकार है। उसने माइनिंग बंद कर दी और सब भूल गया। लेकिन फिर 2011 में कहानी ने मोड़ लिया। बिटकॉइन की कीमत $30 तक पहुंच गई थी। जिमी जैसे उछल पड़ा। उसे याद आया, मैंने तो 2 साल पहले सैकड़ों कॉइन्स माइन किए थे। लेकिन अब सवाल ये था, वो गए कहाँ? वो अपने पुराने लैपटॉप में ढूंढता रहा, पर कुछ नहीं मिला। उसे याद ही नहीं था कि उसने वो कॉइन्स कहाँ सेव किए थे। सब गायब था। अब जिमी के अंदर एक बार फिर से लालच जाग उठा। इस बार वो हार नहीं मानने वाला था। अब वो 21 साल का हो चुका था। उसने बिटकॉइन टॉक नाम की एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। जिमी ने जैसे ही बिटकॉइन टॉक पर अपना नया अकाउंट बनाया, उसने अपना यूजर नेम रखा 300 SD for me। ये नाम मर्सिडीज बेंज 300 ST नाम की कार से इंस्पायर्ड था, जिसे वो हमेशा से खरीदना चाहता था। उसे लगता था कि ऐसी कार लड़कियों को इम्प्रेस कर सकती है। लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ उसके नाम पर नहीं गया, बल्कि उसकी पहली पोस्ट पर भी गया। जिमी ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा था, बिटकॉइन को मिक्स कैसे किया जा सकता है। अब जरा ये समझो, हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पब्लिक होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो वो सब ब्लॉकचेन पर दिखाई देता है। कोई भी देख सकता है कि किसने किसको पैसा भेजा। यानी बिटकॉइन उतना एनोनिमस नहीं है जितना लोग समझते हैं। बिटकॉइन मिक्सिंग नाम की एक तकनीक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को कई लेयर्स में घुमाया जाता है, ताकि कोई ये पता ना कर सके कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ। You may know Triton's name because we are the leading provider of background checks in Canada. Companies, governments, and people just like you use Triton's secure online platform to access background checks. When looking for a job or volunteer opportunity, organizations will often request a criminal background check and/or social media check. Why do people get background checks? Specific roles that deal with the public, money, products, positions where you may be placed in a position of trust will often require background checks. Some professionals require a criminal background check as part of their licensing. On Triton's online platform, you can obtain your criminal background check in as quickly as 15 minutes. Also, access your social media background check on our secure online platform. Our background checks are most trusted and widely accepted. That's because they are most current and accurate. Our platform is completely secure and available to you online 24/7. Be ready to land that next opportunity and obtain your criminal and social media background checks with Triton today. www.tritoncanada.ca. As a director of finance, I'm managing 15 and 20 contracts a month. With Acrobat AI Assistant, I can summarize long contracts and identify key terms instantly. AI Assistant helps me compare 2 different versions of the same document for key changes. It makes me feel very confident that nothing's missing and everything's accurate. With AI Assistant, we're able to focus on what really matters: growing our business and finding new ways to reach soccer fans. गए। जिन्हें ब्लॉकचेन की थोड़ी भी समझ है वो जानते हैं ये एक तरह का डिजिटल कमोफ्लाज होता है, और जिमी ये सब बहुत अच्छे से समझता था। उसकी ये पोस्ट उस समय तो एक नॉर्मल टेक्निकल डिस्कशन लगी, लेकिन बाद में ये पोस्ट बहुत बड़ा क्लू बन गई। अब धीरे धीरे जिमी के पास पैसे आने लगे थे। उसका माइनिंग सेटअप उस दौर के हिसाब से काफ़ी एडवांस था, और अब वो धीरे धीरे हदें पार करने लगा था। वो ऑनलाइन गेमिंग में घुस गया। एक वेबसाइट थी बिटकॉइन पूंजी, जहां वो खूब खेलता था। वो इसका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था, लेकिन जल्द ही ये साइट बंद हो गई। अब जिमी के पास प्रोग्रामिंग का पूरा एक्सपीरियंस था। वो अब कंप्यूटर साइंस में 3रे साल में था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं खुद अपनी गेमिंग साइट बना लूं। और फिर उसने बना दी एक अपनी खुद की वेबसाइट, जहां लोग बिटकॉइन से गैम्बल करते थे और जिमी हर ट्रांजैक्शन पर फ़ी काटता था। साथ ही साथ उसने माइनिंग भी दोबारा शुरू कर दी। इन दोनों तरीकों से जिमी ने फिर से बहुत सारे बिटकॉइंस जमा कर लिए, और सबसे बड़ी बात यह हुई वो कुछ पुराने बिटकॉइन भी रिकवर करने में कामयाब हो गया, जो उसने 2009 में माइन किए थे। हालांकि करीब 5000 बिटकॉइन अब भी हमेशा के लिए खो गए, क्योंकि उसका एक पुराना हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया था और उस डेटा का कोई बैकअप नहीं था। जिमी कहता है, अगर कोई डेटा रिकवरी एक्सपर्ट उस ड्राइव को खोल पाए तो उसे करोड़ों डॉलर का जैकपॉट मिल सकता है। अब उस वक्त बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $5 थी, लेकिन जिमी के पास अब पहले से कहीं ज़्यादा पैसे थे।
तो वो इन पैसों का करता क्या था? शुरुआत हुई पार्टीज से। जिमी हर वीकेंड शराब पीता, कई बार उसे ब्लैकआउट्स हो जाते और धीरे धीरे उसने एक और लत पकड़ ली, कोकेन। हाँ, जिमी अब ड्रग्स की दुनिया में भी उतर चुका था। हर वीकेंड वो बूगर शुगर यानी कोकीन लेता था और ये लत करीब 6 साल तक चली। विडंबना ये है कि उसी लत ने बाद में उसे अरबपति बना दिया, एक ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब जिम्मी हर वीकेंड रॉकस्टार जैसी लाइफ जी रहा था, उसी दौरान इंटरनेट की एक अंधेरी गली में कुछ और बड़ा हो रहा था। एक नया नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। नाम था सिल्क रोड, एक ऐसी वेबसाइट जहां हर तरह की ड्रग्स खुलेआम बिक रही थी। बस पेमेंट बिटकॉइन में होता था। जिमी, जो हमेशा इंटरनेट पर एक्टिव रहता था, उसे सिल्क रोड के बारे में पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में उसने साइट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, छोटे मोटे पर्सनल यूज के लिए। याद है ना, जिमी ने पहले बिटकॉइन मिक्सिंग पर पोस्ट की थी। अब शायद उसे वाकई में ट्रांजैक्शन छुपाने की जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन कुछ ही ट्रांजैक्शंस के बाद जिमी ने फैसला किया कि अब वो अपने बचे हुए बिटकॉइंस साइट से निकाल लेगा। लेकिन इसी विथड्रॉल प्रोसेस में उससे एक छोटी सी गलती हो गई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने गलती से विथड्रॉल बटन 2 बार क्लिक कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी दोनों बार पैसे निकल भी आए। जिमी को अपने ही बिटकॉइंस का डबल वापस मिल गया। उसे खुद यकीन नहीं हुआ। उसने अनजाने में सिल्क रोड के सिस्टम में छिपा एक बड़ा बग पकड़ लिया था। ये एक कोडिंग फ्लॉ था जिसे कहा जाता है रेस कंडीशन अटैक। मतलब जब एक ही समय पर कोई सिस्टम 2 कन्फ्लिक्टिंग कमांड्स को प्रोसेस नहीं कर पाता और उसका फायदा उठाया जा सकता है। जिमी की उंगलियां तेज थीं और दिमाग और भी तेज, तो उसने सोचा क्यों ना इस ग्लिच को और टेस्ट किया जाए। और अब शुरू हुआ असली खेल। 19 सितंबर 2012। जिमी की उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसने सिल्क रोड पर एक नया अकाउंट बनाया। यूजर नेम था द टॉर्मेंटर। उस दिन उसने 500 बिटकॉइन साइट पर डिपॉजिट की और उसी सेकंड में विथड्रॉल बटन 5 बार दबाया। नतीजा, उसे 2000 बिटकॉइन वापस मिल गए। उसी दिन उसने ये ट्रिक फिर दोहराई और 1000 बिटकॉइन और निकाल लिए। कुल मिलाकर 3000 बिटकॉइन, उस समय जिनकी कीमत लगभग $30,000 थी। जिमी जैसे 7वें आसमान पर था। उसे लगा भाड़ में जाए कॉलेज, ये तो मेरी पूरी फीस से भी ज्यादा है। लेकिन ये कोई इन्फिनिट मनी हैक नहीं था। बिटकॉइन कहीं ना कहीं से तो आ रहे थे। मतलब ये कॉइन्स किसी और के वॉलेट से चोरी हो रहे थे। असल में सिल्क रोड ने एक खास सिस्टम बनाया था जिसे कहते हैं टम्बलिंग सिस्टम। इसका मकसद था यूजर की पहचान छुपाना। जब कोई यूजर बिटकॉइन जमा करता था तो वो बाकी यूजर्स के पैसों के साथ मिक्स हो जाते थे और फिर साइट के वॉलेट्स में भेजे जाते थे, ताकि कोई ये ट्रैक ना कर पाए कि कौन सा पैसा किसका है। लेकिन अब जिमी के अंदर क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। क्या मैं इससे भी ज्यादा निकाल सकता हूं? अब जिम्मी वही करने लगा जिससे सिल्क रोड बचना चाह रही थी। वो खुद का एक ब्लॉकचेन ट्रैकर बनाने लगा जो सिल्क रोड के अंदर के पैसों को ट्रैक कर सके। मतलब सिल्क रोड जिस सिस्टम से अपने यूजर्स को बचा रही थी, जिम्मी ने उसी सिस्टम को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिमी अब सिर्फ साइलेंटली हैक नहीं कर रहा था, वो इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बिटकॉइन टॉक फोरम पर खुलकर पोस्ट भी करने लगा था। उसी वक्त फोरम पर किसी ने एक धमकी भरी पोस्ट डाली जिसमें एक बड़े बिटकॉइन एड्रेस का जिक्र था, जिसमें करीब 5 लाख बिटकॉइन थे। उस वक्त इतने बिटकॉइन की कीमत थी करीब $5 मिलियन। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कईयों को लगा यह सिल्क रोड का एड्रेस हो सकता है, लेकिन जिमी को शक नहीं था, उसे पूरा यकीन था। उसने फोरम पर सीधा लिखा, मैंने मिक्सर को काफी ध्यान से देखा है और ये सिल्क रोड से जुड़े होने के सबूत छुपाने में बिल्कुल नाकाम है। उसने ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की एक लिंक भी शेयर की और कहा कि लगता है ये लोग हर 1-2 दिन में करीब 50,000 बिटकॉइन इधर उधर भेजते हैं। जिमी को पता था कि अगर वो ब्लॉकचेन को ध्यान से ट्रैक करता रहे तो जैसे ही वो लोग अपने कॉइन्स को विथड्रॉल पूल में डालें, वो पूरे के पूरे पैसे उड़ा सकता है। और उसने बिल्कुल यही किया। जिमी ने यह पोस्ट 21 सितंबर को डाली थी और ठीक 3 दिन बाद 24 सितंबर उसने 9 अलग अलग अकाउंट से 140 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस किए और उसी एक्सप्लॉइट को दोबारा रिपीट किया। इस बार उसका जैकपॉट और भी बड़ा था। जिमी ने सिल्क रोड से $6,20,000 के बिटकॉइन निकाल लिए। उस वक्त की कीमत से देखा जाए तो ये बहुत था, लेकिन असली बात कुछ और थी। जिमी ने सिल्क रोड के पूरे रेवेन्यू का लगभग 1/12वां हिस्सा निकाल लिया था, क्योंकि सिल्क रोड ने अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 6,14,000 बिटकॉइन कमाए थे। इतनी बड़ी चोरी, और वो भी ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड में। इतना सब छुपा रहना नामुमकिन था। कुछ ही दिनों बाद सिल्क रोड के ओनर, जिसका नाम इंटरनेट पर था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, उसने जिमी को एक प्राइवेट मैसेज भेजा,
लेकिन वो मैसेज धमकी जैसा नहीं था। न उसने पैसे मांगे न डराया। उसने सिर्फ एक चीज पूछी, ये एक्सप्लॉइट हुआ कैसे? जिमी ने सब डिटेल में समझाया और जवाब में पायरेट ने उसे और बिटकॉइन भेज दी थैंक यू के तौर पर। 22 साल का जिमी, जो अब तक शराब, जुआ और ड्रग्स में डूबा था, अब अचानक लगभग $1 मिलियन का मालिक बन गया था। अब कोई सोच सकता है कि वो सारा पैसा फूंक देगा, लेकिन नहीं। जिमी ने करीब 40,000 बिटकॉइन एक वॉलेट में और 10,000 दूसरे वॉलेट में डाल दिए और फिर कुछ भी नहीं किया। न बेचा, न घबराया, न दिखावा किया। शायद उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार वो सरप्राइजिंगली जिम्मेदारी से बिहेव कर रहा था। लेकिन जिमी जैसा सोशली ऑकवर्ड बंदा, जिसके पास अब इतना पैसा हो और जरा भी शो ऑफ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नवंबर 2012 में कॉइन्स मिलने के करीब 2 महीने बाद जिमी ने बिटकॉइन टॉक पर एक नया अकाउंट बनाया। इस बार उसका यूजर नेम था लोडेड। यह अकाउंट सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, दिखावा करना, और शायद ये उसी दिखावे की वजह से जिमी को पहला बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जिमी ने अपनी प्रोफाइल पर एक साइंड मैसेज डाला। इस मैसेज में उसने लिखा था, बिटकॉइन मिलियनेयर, ब्रोकर और एसेट मैनेजर। यह सिर्फ एक दावा नहीं था। जिमी ने यह मैसेज उसी वॉलेट से साइन किया था जिसमें 40,000 बिटकॉइन रखे हुए थे। इस तरह उसने खुद ही साबित कर दिया कि ये सारे कॉइन्स उसी के हैं। इसके बाद जिमी ने लोगों को यह दिखाना शुरू कर दिया कि वह एक बड़ा बिटकॉइन इन्वेस्टर है। वह अपनी पोस्ट्स में खुद को एसेट मैनेजर, हाई वैल्यू ब्रोकर और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर पेश कर रहा था। एक पोस्ट में उसने दावा किया कि उसके पास एक नया क्लाइंट आया है और अब वह 2 लाख बिटकॉइन को मैनेज कर रहा है। एक दूसरी पोस्ट में उसने कहा कि वह इतने बड़े पैमाने पर बिटकॉइन बेच रहा है कि उसकी वजह से पूरी मार्केट क्रैश हो रही है। एक पोस्ट में उसने यह भी लिखा कि वह कैश लेकर प्राइवेट जेट से चाइना जाता है ताकि वहां जमीन पर बैठकर ओवर टेबल डील्स में बिटकॉइन सस्ते दामों पर खरीद सके। इसके बाद उसने एक और अजीब दावा किया, चाइना के 5 स्टार होटल में मैंने वेस्टर्न टॉयलेट लगवाने को कहा क्योंकि पिछली बार वहां की फ्लोर वाली टॉयलेट में मैं गड़बड़ कर बैठा था। अब सवाल उठता है, जिम्मी ये सब कर क्यों रहा था? क्या वह वाकई कोई पॉन्जी स्कीम बना रहा था या वह सिर्फ लोगों को ट्रोल कर रहा था? शायद उसे इस बात में मजा आता था कि वह झूठ बोलकर खुद को बड़ा और अमीर साबित करे। वह चाहता था कि लोग उसे सफल और ताकतवर समझें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिमी ने कभी यह नहीं बताया कि उसके पास इतने बिटकॉइन आए कहां से। उसने कभी पब्लिकली अपने कॉइन्स की असली सोर्स को एडमिट नहीं किया, और यह बात न तो वह छुपा रहा था न ही साफ कर रहा था। असल में अगर जिम्मी थोड़ा और समझदार होता तो वह शायद बिल्कुल चुप रहता और पब्लिक से दूर रहता, क्योंकि 2013 के आखिर तक चुप रहना बहुत जरूरी हो गया था। अक्टूबर 2013 में FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया। सिल्क रोड के फाउंडर रॉस उल्ब्रिच को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने उसके पास से 1,17,000 बिटकॉइन जब्त कर लिए। हालांकि ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। अथॉरिटीज का कहना था कि रॉस ने सिल्क रोड के जरिए कुल 6,14,000 बिटकॉइन कमाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, बाकी के कॉइन्स कहाँ गए? रॉस ने दावा किया कि ज्यादातर बिटकॉइन मार्केट प्लेस में ही वापस डाल दिए गए थे, लेकिन हमेशा इस बात पर शक बना रहा कि कुछ कॉइन्स शायद किसी और के पास चले गए थे। और इसी रेड में FBI को एक बेहद अहम चीज हाथ लगी, सिल्क रोड का पूरा डेटाबेस। इस डेटाबेस में हर यूजर की एक्टिविटी का रिकॉर्ड था, कब कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला, कौन से वॉलेट में भेजा गया, सब कुछ। और इसी डेटाबेस में जिमी की पूरी हैकिंग स्कीम के पक्के सबूत मौजूद थे। अगर किसी को यह मालूम पड़ जाता कि उन्हें कहाँ देखना है तो वे बहुत आसानी से ब्लॉकचेन को ट्रेस करके यह पता लगा सकते थे कि जिमी ने अपने सारे चोरी के बिटकॉइंस अब किन किन वॉलेट्स में छुपा कर रखे हैं। और अगर उसने इन कॉइन्स में से किसी एक को भी किसी एक्सचेंज पर USD में बदलने की कोशिश की होती तो वह एक्सचेंज सरकारी आदेश सबपूइना के तहत जिमी की असली पहचान अथॉरिटीज को दे सकता था। अब ये बिटकॉइंस सिर्फ कुछ डिजिटल टोकन्स नहीं थे, ये हॉट फंड्स बन चुके थे। जिमी को अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना था, क्योंकि अगर उसने एक भी छोटी सी गलती की तो उसका पूरा खेल खत्म हो सकता था। साल 2014 में जिमी ने अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की। कॉलेज से निकलते वक्त बिटकॉइन की कीमत